जय भारत के साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने न्यूज़ चैनल द CMN न्यूज़ 24/7 पर। तो ब्रेकिंग न्यूज़ और लेटेस्ट अपडेट में जानेंगे आज की महत्वपूर्ण कुछ चुनिंदा खबरें। तो बड़ी खबरों में खबर निकल कर आ रही है। सबसे पहली बड़ी खबर आ रही है गुजरात से। गुजरात में स्पेशली अहमदाबाद में और कई हिस्सों में नॉनवेज के जो ठेले लगाते हैं, लारियाँ वगैरह लगाते हैं, उन पर सरकार ने अब प्रतिबंध लाया है। जानेंगे खबर में क्या है। उसी के साथ खबर आ रही है सरकार की तरफ से कि अंग्रेज़ों के ज़माने से चला हुआ पोस्टमार्टम के रिलेटेड कानून जो है वो अब बदलने जा रहा है। क्या है पोस्टमार्टम के रिलेटेड कानून, उसको भी जानेंगे। उसी के साथ समाचार में खबर आ रही है कि शिवसेना ने कंगना रनौत पर हमला बोला है। उनका जो बयान आया था आज़ादी के बारे में, उन पर शिवसेना ने अब कंगना रनौत पर बयानबाजी का हमला बोला है। उसी के साथ जानेंगे NCB के रिलेटेड खबर। NCB अब सिर्फ 3 केसों को ही हैंडल करेगी। क्या 3 केस है, क्या मुद्दा है, उसको भी आज के समाचार में देखेंगे। उसी के साथ जानेंगे आदिवासियों के लिए बड़ा सम्मेलन रखा था प्रधानमंत्री मोदी जी की पार्टी की तरफ से, बीजेपी की तरफ से। उसमें प्रधानमंत्री मोदी जी ने आदिवासी का गेटअप भी लिया था, जो कि हमेशा वो करते हैं, अलग अलग गेटअप में नजर आते हैं। इस खबर को भी सविस्तृत जानेंगे कि क्या है इस खबर में। उसी के साथ खबर में जानेंगे रेलवे से रिलेटेड, टिकट से रिलेटेड कुछ अपडेट आया है, उसको भी हम आपको बताएंगे। इसी के साथ जानेंगे भारत के मौसम का पूर्वानुमान और सर्राफा बाजार में जानेंगे सोने की कीमत क्या रहा, सर्राफा बाजार का हाल। तो सारी की सारी लेटेस्ट अपडेट बहुत ही महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट और चुनिंदा खबरें हैं आपके लिए। सारी की सारी काम की खबरें हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा चैनल और वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि आपकी कोई भी न्यूज़ अपडेट मिस ना हो। तो हेलो दोस्तों, आज तारीख हो चुकी है 16 नवंबर 2021 और दिन हो चुका है मंगलवार। तो 16 नवंबर 2021 मंगलवार की पहली बड़ी खबर में जानते हैं पोस्टमार्टम को लेकर अंग्रेजों के समय से चली आ रही प्रथा हो चुकी है समाप्त। सरकार ने उठाया बड़ा कदम। जहाँ दोस्तों मनसुख मांडविया की तरफ से ये जारी किया गया है, ऑफिशियल बयान जारी किया गया है। जानते हैं क्या है इस खबर में। पोस्टमार्टम के लिए देश में अंग्रेजों के समय से जो प्रथा चली आ रही थी, उसको अब सरकार ने तुरंत प्रभाव से समाप्त कर दिया है। अब तक यह नियम था कि सूर्यास्त के बाद पोस्टमार्टम नहीं किया जाएगा, लेकिन अब सरकार ने नया आदेश जारी किया है, जिसके तहत जिन अस्पतालों में रात को भी पोस्टमार्टम की व्यवस्था है, वहां पर सूर्यास्त के बाद भी इसे किया जा सकेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने सोमवार को इसके बारे में जानकारी दी है। सरकार ने कहा है कि इस कदम से अंगदान का लाभ उठाने वाले लोगों को सहायता मिलेगी। हाल में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के अंतर्गत आने वाले स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के एक तकनीकी समिति द्वारा सूर्यास्त के बाद पोस्टमार्टम संबंधी मुद्दे की पड़ताल की गई। बैठक के दौरान चर्चा की गई कि कुछ संस्थान पहले से ही रात के समय पोस्टमार्टम कर रहे हैं, तो अब भारत में रात के समय भी पोस्टमार्टम हो सकेगा। तो बढ़ते अगली न्यूज़ अपडेट की ओर। तो इस न्यूज़ अपडेट में जानेंगे कंगना के बयान को लेकर बिहार के CM ने जताया हास्यास्पद, कहा सभी जानते हैं आज़ादी कब मिली। जी हाँ दोस्तों, बिहार के CM नीतीश कुमार ने अब कंगना के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। जानते हैं न्यूज़ में क्या है। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत के वर्ष 1947 में देश को मिली आज़ादी को भीख बताने वाले बयान पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुप्पी तोड़ी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को कंगना के बयान को हास्यास्पद करार देते हुए कहा कि सभी जानते हैं कि देश को आज़ादी कब मिली थी। जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान कंगना रनौत के आज़ादी वाले बयान में पूछे जाने पर नीतीश कुमार ने कहा कि इसका कोई मतलब नहीं है। हमें आश्चर्य लगता है कि ऐसे लोगों की बात को पब्लिश कैसे किया जाता है। इन सब चीज़ों का क्या महत्व है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये भी कहा कि व्यक्ति के बारे में आप कह ही नहीं सकते कि कौन क्या बोलेगा। ऐसे चीज़ों पर कोई भी ध्यान देता है क्या? कौन नहीं जानता कि देश आज़ाद कब हुआ, देश को आज़ादी कब मिली। उन्होंने कहा ऐसे बयानों को महत्व नहीं देकर मजाक उड़ा देना चाहिए था। कुछ लोगों की आदत होती है, हम ऐसे लोगों पर ध्यान नहीं देते। तो फाइनली बिहार के मुख्यमंत्री ने भी कंगना रनौत के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। बढ़ते अगले समाचार की ओर। इस समाचार में है सलमान खुर्शीद के घर आगजनी और पथराव किताब में हिंदुत्व की तुलना ISIS से की थी। जी हाँ दोस्तों, सलमान खुर्शीद के घर पर हमला किया है अज्ञात लोगों ने। हो सकता है कि ये लोग हिंदुत्व की आइडियोलॉजी फॉलो करने वाले हो, तभी सलमान खुर्शीद के घर पर हमला हुआ है, पथराव भी किया गया है, कुछ चीज़ें जली हुई भी आपको तस्वीर में दिख रही है। जानते हैं खबर में क्या है। नैनीताल से खबर आ रही है, कांग्रेस नेता सलमान
खुर्शीद के घर पर आगजनी और पथराव की घटना सामने आई है। खुद सलमान खुर्शीद ने सोशल मीडिया पर फोटो पोस्ट की है। सलमान खुर्शीद ने फोटो पोस्ट करने के साथ अपने उस तर्क का समर्थन किया है जिसे उन्होंने किताब में लिखा था। अपनी किताब में सलमान खुर्शीद ने हिंदुत्व की तुलना आतंकी संगठन ISIS तथा बोको हराम से की थी। सलमान खुर्शीद के घर पर हमले का आरोप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर लगाया जा रहा है। दावा ये भी किया जा रहा है कि उपद्रवियों के हाथ में बीजेपी का झंडा था। वे सांप्रदायिक नारे लगा रहे थे। खुर्शीद के घर पर जिस समय हमला हुआ, संयोग से परिवार का कोई सदस्य वहां मौजूद नहीं था। इस घटना में किसी के घायल होने की बात अब तक नहीं की जा रही है। वहां मौजूदा सभी लोग सुरक्षित बताए जा रहे हैं। देखते अगली खबर में जानेंगे। लखीमपुर खीरी हिंसा, गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष समेत 3 आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में सोमवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने मुख्य आरोपी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के सुपुत्र आशीष मिश्रा उर्फ मोनू समेत 3 आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। लखीमपुर खीरी जिले के तिकुनिया क्षेत्र में 3 अक्टूबर को हुई हिंसा में 4 किसानों समेत 8 लोगों की मौत हो गई थी। जिला शासकीय अधिवक्ता DCG अरविंद त्रिपाठी ने सोमवार को बताया कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश मुकेश मिश्रा ने अपने आदेश में तिकुनिया मामले के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा व सह आरोपी आशीष पांडे, लवकुश राणा की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। बढ़ते अगले समाचार की ओर। वैक्सीन न लगवाने वाले सरकारी कर्मचारियों की सैलरी रोकने का आदेश, अमृतसर जिला प्रशासन ने लिया फैसला। अमृतसर से खबर आ रही है दोस्तों, कोरोना वैक्सीन न लगवाने वाले सरकारी कर्मचारियों पर कार्रवाई की जाएगी। दरअसल अमृतसर जिला प्रशासन ने कोविड डोज न लेने वाले सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह रोकने के लिए आदेश जारी किए हैं। प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक में DC गुरप्रीत सिंह खेहरा ने चेतावनी देते हुए कहा कि सरकारी कर्मचारी कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाएगा, उसकी आमदनी को रोक लिया जाएगा। तो पंजाब सरकार की तरफ से ये खबर आ रही है। बढ़ते अगले समाचार की ओर। इस समाचार में जानेंगे वायु प्रदूषण के बारे में। हरियाणा सरकार ने गुरुग्राम सहित NCR के 4 जिलों में बंद किए स्कूल, निर्माण कार्यों पर भी लगा रखी है रोक। आप तस्वीर में देख सकते हैं दोस्तों, प्रदूषण किस हद तक बढ़ चुका है। इंसान को इंसान धुंधला नजर आ रहा है। इस हद तक हवा में प्रदूषण घुल चुका है। इसी के रिलेटेड ये खबर आ रही है। दिल्ली NCR में बढ़ते वायु प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए शनिवार को दिल्ली सरकार द्वारा कदम उठाए जाने के अगले दिन रविवार को भी हरियाणा सरकार ने भी इस संदर्भ में कोई निर्णय लिए हैं। हरियाणा सरकार ने NCR के 4 जिलों में सरकारी और निजी स्कूलों को बंद करने के साथ साथ हर तरह के निर्माण कार्य पर रोक लगा दी है। यह जिले गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपुर और झज्जर है। हरियाणा सरकार के जनसंपर्क विभाग ने ट्वीट कर ये कहा है कि वायु प्रदूषण पर रोकथाम के मद्देनजर हरियाणा सरकार ने त्वरित कदम उठाते हुए NCR के 4 जिलों गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत और झज्जर को लेकर कई निर्णय लिए हैं। इन जिलों में सरकारी और निजी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। हर तरह के निर्माण कार्यों पर भी रोक लगा दी गई है। तो आप देख सकते हैं प्रदूषण किस हद तक बढ़ चुका है। दिल्ली में तो लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है। अब हरियाणा सरकार ने भी इस पर कदम उठाया है। बढ़ते अगली खबर की ओर। इस खबर में जानेंगे ट्रेन टिकट की बुकिंग को लेकर बड़ी खबर। रेलवे कर रहा है ये काम। जानेंगे क्या है खबर में। ट्रेन टिकट के बारे में ये खबर निकल कर आ रही है। यात्री सेवाओं को सामान्य करने और कोविड-19 से पहले के समय पर चरणबद्ध तरीके से लौटने के भारतीय रेलवे के प्रयासों के तहत रेलवे यात्री आरक्षण प्रणाली अगले 7 दिनों तक रात के समय 6 घंटे बंद रहेगी। रेल मंत्रालय यानी रेलवे मिनिस्ट्री ने कहा है कि यह कदम प्रणाली के डेटा, नई ट्रेन संख्या आदि को अपडेट करने के लिए उठाया गया है। रेलवे ने कहा है कि चूंकि मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों में बड़ी मात्रा में पूर्ववर्ती यानी पुरानी ट्रेन संख्या और वर्तमान यात्री बुकिंग डेटा को अध्ययन किया जाना है, इसलिए सावधानी पूर्वक श्रृंखलाबद्ध चरणों में करने की योजना बनाई गई है। इसके चलते टिकटिंग सेवाओं पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करने के लिए इस कार्य को रात के घंटों के दौरान किया जाएगा। देखते अगले समाचार। अगले समाचार में है तानाशाह गद्दाफी का बेटा लड़ेगा राष्ट्रपति का चुनाव। अंडरग्राउंड होने के बाद पहली बार आया सामने।
अफ्रीकी देश लीबिया के दिवंगत तानाशाह मुअम्मर अल गद्दाफी के बेटे ने अगले महीने देश में राष्ट्रपति पद के लिए होने वाले चुनाव में रविवार को अपनी उम्मीदवारी की घोषणा की। लीबिया की निर्वाचन एजेंसी ने यह जानकारी दी है। उच्च राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग ने एक बयान में कहा कि सैफ अल इस्लाम ने राजधानी त्रिपोली से 650 किलोमीटर दूर सबा शहर में अपनी उम्मीदवारी का पर्चा दाखिल किया। अल इस्लाम वर्ष 2011 में हुए विद्रोह से संबंधित मानवता के प्रति अपराध के आरोप के सिलसिले में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक अदालत द्वारा वंचित है। गद्दाफी के बेटे को 2011 में हुए विद्रोह का सामना करना पड़ा था। विद्रोह के दौरान वो पकड़ा भी गया था, जब उसके पिता को 40 साल सत्ता में रहने के बाद हटा दिया गया था। गद्दाफी को बाद में मार भी दिया गया था और देश में गृह युद्ध की स्थिति पैदा हो गई थी। निर्वाचन अधिकारी की ओर से साझा की एक वीडियो में सैफ अल इस्लाम ने कैमरे पर कहा कि अल्लाह देश के भविष्य के लिए सही राय तय करेगा। तो लीबिया से ये खबर आ रही थी। गद्दाफी का बेटा अब राष्ट्रपति की उम्मीदवारी जाहिर कर रहे हैं, चुनाव में भी बैठने वाले हैं। बढ़ते अगले समाचार की ओर। तो इस खबर में जानेंगे, प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, सरकार से राज्यों के साथ बैठक कर कार्य योजना बनाने के दिए निर्देश, आज तक की डेडलाइन दी है। तो प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गया है। जानेंगे इस खबर में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का दोष हमेशा ही पराली जलाने वालों पर जताया जाता रहा है, लेकिन सोमवार को केंद्र सरकार की ओर से दायर जवाब में पराली की भूमिका सीमित बताए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फिर इस पर हाय तौबा की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। केंद्र सरकार संबंधित राज्यों के साथ मंगलवार को आपात बैठक कर मंगलवार शाम तक तय करे कि प्रदूषण कम करने के लिए उसकी क्या कार्य योजना है। दिल्ली सरकार ने कहा लॉकडाउन लगाने को भी तैयार है। दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वह प्रदूषण की गंभीर स्थिति को देखते हुए लॉकडाउन लागू करने को तैयार है, लेकिन एनसीआर में लॉकडाउन नहीं होने से इसका सीमित असर होगा। इस पर कोर्ट ने केंद्र और एनसीआर की राज्य सरकारों को निर्देश दिया कि वे भी दिल्ली की तरह अपने अधिकारियों को घर से काम यानी वर्क फ्रॉम होम लागू करने पर विचार करें। बढ़ते अगले समाचार की ओर। इस खबर में जानेंगे, सीबीआई ईडी निदेशकों के कार्यकाल विस्तार पर सियासी जंग तय, विपक्षी दलों ने संसद में सरकार को घेरने का किया ऐलान। जहां दोस्तों अभी ईडी यानी प्रवर्तन निर्देशालय और आपको बता दें कि सीबीआई के जो डायरेक्टर है, जो चीफ है, उनके कार्यकाल को सीमित किया है या बढ़ाया है, उनके ऊपर अब संसद में बहसबाजी होगी। पहले पेगासस का मुद्दा उछला था, अब विपक्ष सत्ताधारी पार्टी को घेरने की तैयारी में है। क्या कुछ मुद्दे निकल कर आएंगे, इसके रिलेटेड ही ये खबर है। जानते हैं खबर में क्या है। सीबीआई और ईडी के निदेशकों का कार्यकाल 2 से बढ़ाकर 5 साल करने के संबंधी अध्यादेशों को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच तलवारें खींचनी तय हो गई है। विपक्षी दलों ने सरकार के इस कदम को संविधान और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ बताते हुए संसद से सड़क पर अध्यादेश का जोरदार विरोध करने का ऐलान किया है। यानी नवंबर के आखिर में शुरू हो रहे संसद के शीत सत्र के दौरान सियासी गर्मी चरम पर होगी। इतना ही नहीं, विपक्षी दलों ने यह भी संकेत दिया है कि अगर बहुमत के बल पर सरकार संसद से इन दोनों अध्यादेशों को पारित करती है तो विपक्ष इनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक जाने को तैयार है। बढ़ते अगले समाचार की ओर। इस समाचार में है, छत्तीसगढ़ सीएम के पिता बीमार। जी हां दोस्तों, भूपेश बघेल के पिता नंद कुमार बघेल की खाना खाने के बाद बिगड़ी तबीयत, कोरिया से एयरलिफ्ट कर रायपुर लाने की तैयारी की गई। तो तस्वीर में आप देख रहे हैं नंद कुमार बघेल, जो कि सीएम छत्तीसगढ़ के जो है भूपेश बघेल उनके पिता है, बहुजन नेता है। बाबा साहब और अंबेडकर वाद पर काफी लोगों में जागृति फैला रहे हैं। बौद्ध धर्म को भी इन्होंने अंगीकार किया है। उन्हीं के रिलेटेड खबर आ रही है। नंद कुमार बघेल की तबीयत बिगड़ चुकी है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता नंद कुमार बघेल की सोमवार देर रात अचानक तबीयत बिगड़ गई है। उन्हें आनंद फानंद में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी स्थिति अब ठीक बताई जा रही है। सुबह डॉक्टरों ने उन्हें थोड़ी चहलकदमी भी कराई। फिलहाल उन्हें एयरलिफ्ट कर रायपुर लाने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए हेलीकॉप्टर रायपुर से उड़ान भर चुका है। कोरिया में भी पुलिस और प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। जानकारी के मुताबिक नंद कुमार बघेल अंबिकापुर होते हुए सोमवार देर शाम ही कोरिया पहुंचे थे। उन्हें बैकुंठपुर में होने वाली सामाजिक बैठक में शामिल होना था। इससे पहले डिनर के बाद देर रात उनकी तबीयत बिगड़ गई। बताया जा रहा है कि उन्हें
गैस की प्रॉब्लम थी, लेकिन फिर ठीक होने लगे। इसके बाद हड़कंप मच गया। आनंद फानंद में उन्हें अस्पताल लाया गया। सूचना मिलने पर कलेक्टर, एसपी सहित अन्य अफसर भी मौके पर पहुंच गए। बढ़ते अगली न्यूज अपडेट की तरफ। इस न्यूज अपडेट में जानेंगे जम्मू कश्मीर में भाजपा का लक्ष्य अब की बार अपना मुख्यमंत्री और 50 सीट के पार। जी हां दोस्तों, भाजपा अब जम्मू कश्मीर में भी अपने सत्ता के पैर पसारने के लिए तत्पर है। देखेंगे खबर में क्या है। प्रदेश भारतीय पार्टी जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव में अब की बार 50 पार का लक्ष्य लेकर अपना मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयारी करेगी। प्रदेश कार्यकारिणी में तय किए जाने वाले इस लक्ष्य को कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत से हासिल किया जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने ऐसा सोमवार दोपहर को जम्मू में पार्टी के पदाधिकारियों की बैठक को संबोधित करते हुए कहा है। पदाधिकारियों की बैठक के उद्घाटन सत्र में रैना ने कहा कि जम्मू कश्मीर में पंचायत चुनाव से लेकर जिला विकास परिषद के चुनाव तक भाजपा ने हर चुनाव संगठन में नए कदम पर दम एक नए कीर्तिमान बनाएंगे। अपने दम पर अब सत्ता हासिल करने की जद्दोजहद में भारतीय जनता पार्टी उतरने वाली है जम्मू कश्मीर के मैदान में। बढ़ते अगले समाचार की ओर। इस खबर में जानेंगे मौसम का हाल। भारी बारिश से केरल में 3 लोगों की मौत। कश्मीर में कई स्थानों पर तापमान 0 से नीचे। देश के दक्षिणी हिस्से में सोमवार को भारी बारिश हुई। इसके कारण केरल में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि संपत्ति का भारी नुकसान हुआ है। कन्नूर और त्रिशूर जिलों में एक बच्चे और एर्नाकुलम में एक ड्राइवर की मिट्टी ढहने से मौत हो गई। उधर कश्मीर में कई स्थानों पर रात का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। आपको बता दें कि मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिम बंगाल के गैंगटॉक, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तटीय कर्नाटक, ओडिशा, आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भारी बारिश हुई है। देखते अगले समाचार। तो इस समाचार में जानेंगे मंगलवार से सड़कों के किनारे मांसाहारी भोजन बेचने वाले स्टॉल पर प्रतिबंध। एएमसी का फैसला। जी हां दोस्तों, अहमदाबाद से खबर आ रही है कि मंगलवार से सड़कों के किनारे जो मांसाहारी भोजन बेचने वाले स्टॉल जो होते हैं, लारियां जो होती हैं, उन पर प्रतिबंध लगाया गया है। बीजेपी की सरकार की तरफ से कहीं न कहीं मुस्लिम आबादी को प्रताड़ित करने के लिए ये फैसला लगाया गया है, ऐसी भी खबरें आ रही है, क्योंकि ज्यादातर मांसाहार भोजन के स्टॉल मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से ही लगाए जाते हैं। अहमदाबाद महानगर पालिका यानी एएमसी ने मंगलवार से सड़कों के किनारे मांसाहारी भोजन बेचने वाले स्टॉल पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। एएमसी की टाउन प्लानिंग कमेटी ने इसे लेकर कहा कि स्कूलों, कॉलेजों और धार्मिक स्थानों से 100 मीटर के दायरे में आने वाली सार्वजनिक सड़कों के किनारे मांसाहारी भोजन बेचने वाले स्टॉलों को अनुमति नहीं दी जाएगी। समाचार एजेंसी INI की एक रिपोर्ट के अनुसार टाउन प्लानिंग कमेटी ने चेयरमैन देवांग दानी ने इसको लेकर बताया कि यह प्रतिबंध कल यानी मंगलवार से लागू हो जाएगा। दरअसल सोमवार को यह फैसला लिया गया, मतलब आज मंगलवार से यह प्रतिबंध लागू होगा। उन्होंने आगे कहा कि शहर के लोगों की ओर से इन स्टॉलों को लेकर कई शिकायतें आ रही थी। इन्हीं सब शिकायतों को ध्यान में रखते हुए प्लानिंग समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पटेल ने सभी अपनी इच्छा से खाना खाने के लिए स्वतंत्र है, ऐसा बयान भी दिया है। इस प्रतिबंध को लेकर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा है कि लोग अपनी इच्छा के अनुसार कुछ भी खाने के लिए स्वतंत्र है। मुख्यमंत्री ने आनंद में इसे लेकर कहा कि यह शाकाहारी या मांसाहारी होने का सवाल नहीं है, जो लोग चाहे वो खाने के लिए आजाद है, लेकिन स्टॉल पर बिक रहा खाना नुकसानदायक नहीं होना चाहिए और यातायात बाधित नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री पटेल ने कहा कि उन स्टॉल के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है जो खराब गुणवत्ता का भोजन बेच या बना रहे होंगे या फिर यातायात व्यवस्था में बाधा पहुंचा रहे होंगे। उन्होंने कहा कि शाकाहारी भोजन कुछ लोग करते हैं और कुछ लोग मांसाहारी। भाजपा सरकार को इससे कोई समस्या नहीं है। हमारी चिंता केवल इन स्थानों पर मिलने वाले भोजन की गुणवत्ता से है। आपको बता दें कि अगर भाजपा सरकार भोजन की गुणवत्ता को लेकर इतनी ही सीरियस है तो फिर मांसाहारी भोजन पर ही प्रतिबंध क्यों लगाया जा रहा है? ये भी एक सोच का, चर्चा का विषय हो सकता है। बढ़ते अगले समाचार की ओर। तो इस समाचार में जानेंगे वेदर अपडेट। केलांग के बाद कल्पा का न्यूनतम पारा भी माइनस में। हिमाचल प्रदेश के मौसम में लगातार ठंडक बढ़ती जा रही है। केलांग के बाद अब कल्पा का न्यूनतम तापमान भी माइनस में पहुंच गया है। रविवार रात को केलांग में न्यूनतम तापमान -3.5, कल्पा में
1.0, मनाली में 1.6, फुकरी में 3.6 और शिमला में 5.4 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड हुआ है। आपको बता दें कि सोमवार को हिमाचल प्रदेश भर में धूप खिलने के बावजूद अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री की कमी आई है। ऊना में अधिकतम तापमान 27.2, बिलासपुर 25.5, सुंदरनगर 23.7, कांगड़ा में 23.5, नाहन में 23.1, धर्मशाला में 20.6 और आप अपनी स्क्रीन पर सारे के सारे मौसम की जानकारी हिमाचल प्रदेश में कितना डिग्री पारा नीचे गया है और कितना तापमान रहा है वो जान सकते हैं। अब बढ़ते अगले समाचार की ओर। ये समाचार में जानेंगे हेमंत सरकार का फैसला, झारखंड में बीमा और पेंशन योजना से जुड़ेंगे मनरेगा मजदूर। तो सोरेन सरकार का एक और फैसला सामने आया है मजदूरों के रिलेटेड। ये फैसला है, जानेंगे खबर में क्या है। झारखंड में मनरेगा मजदूरों को अब रोजगार के साथ साथ सरकार की विभिन्न बीमा योजना और पेंशन संबंधी योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि इस संबंध में ग्रामीण विकास विभाग ने सभी जिलों के उपायुक्तों को पत्र के माध्यम से दिशा निर्देश जारी किए हैं। तो झारखंड सरकार ने मनरेगा मजदूरों और उनके परिवारों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने के लिए उन्हें केंद्र सरकार की पेंशन तथा बीमा योजनाओं से जोड़ने के लिए अभियान चलाया जाएगा, ऐसा आधिकारिक बयान दिया है। देखते अगले समाचार। इस समाचार में जानेंगे ओवैसी की पार्टी राजस्थान में लड़ेगी चुनाव। यहाँ के मुस्लिम विधायक शोपीस, हम दलित, एसटी समेत सबकी बात करेंगे, जिन्ना का नाम हमसे ज्यादा दूसरे लोग ले रहे हैं, ऐसा बयान दिया असदुद्दीन ओवैसी ने। जानेंगे क्या है इस खबर में। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM जल्द ही राजस्थान में भी एंट्री करेगी। गुजरात के बाद अब राजस्थान में भी पैर पसारेंगे असदुद्दीन ओवैसी। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने दिसंबर तक राजस्थान में संगठन तैयार करने की घोषणा की है। जयपुर दौरे पर आए पार्टी सुप्रीमो ओवैसी ने एक न्यूज चैनल से कहा कि यहां हम पार्टी लॉन्च करेंगे। बहुत से जिम्मेदार लोगों से बातचीत हुई है। मेरा इरादा ये है कि आज से 1.5-2 महीने के अंदर राजस्थान में पार्टी गतिविधियां शुरू हो जाए। राजस्थान में थर्ड फ्रंट का काफी स्कोप है। यहाँ की जनता बीजेपी कांग्रेस दोनों से परेशान है। यहाँ की माइनॉरिटी को एक राजनीतिक आवाज और राजनीतिक प्लेटफॉर्म मिले, यही हमारी कोशिश रहेगी। राजस्थान में विधानसभा चुनाव 2023 में कराए जाने हैं, तो उसी को लेकर अब असदुद्दीन ओवैसी भी सक्रिय हो गए हैं राजस्थान में अपनी पार्टी को लेकर। बढ़ते अगले समाचार की ओर। इस समाचार में जानेंगे राजस्थान में मावठ के आसार, तेज होगी सर्दी। जयपुर, कोटा, उदयपुर और अजमेर संभाग में हो सकती है बौछारें और गिरेगा तापमान भी। तो बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर एरिया बना हुआ है, इसी के कारण राजस्थान के मौसम में हलचल हो सकती है। राजस्थान में सर्दियों के सीजन की पहली मावठ 17 से 19 नवंबर के बीच हो सकती है। बंगाल की खाड़ी में बने लो प्रेशर एरिया और वहां से चली पूर्वी हवा के कारण राजस्थान के पूर्वी हिस्से में इसका असर देखने को मिलेगा। इसके चलते उदयपुर, कोटा, अजमेर और जयपुर संभाग के जिलों में बादल छाने के साथ हल्की बारिश भी हो सकती है। बढ़ते अगली न्यूज अपडेट की ओर। इस न्यूज अपडेट में जानेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल आदिवासियों के लिए भोपाल में सभा की थी, जहां खूब रंग रोगान हुआ। नाचते गाते जम्बूरी मैदान पहुंचे आदिवासी। भगोरिया, थापटी, घोड़ा पेठई, ठात्या और सेला डांस भी आदिवासी ने प्रस्तुत किया। इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आदिवासी के गेटअप में नजर आए। उसी के रिलेटेड ये खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में आदिवासी भी अपने अंदाज में पहुंचे। कई लोग तो डांस करते हुए मंच पर पहुंच गए। बीजेपी से नेता अंजना पाटिल भी पारंपरिक वेशभूषा में पहुंची, जिनका फोटो स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसी के साथ भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर भोपाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनजातीय गौरव सम्मेलन को संबोधित किया। इसके बाद रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, जो हबीबगंज रेलवे स्टेशन था, उसका नाम चेंज कर दिया है। उसको अब तस्वीर में आदिवासी रंग देख सकते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस मौके पर अपनी वेशभूषा बदली, वो भी आदिवासी वेशभूषा में नजर आए। बढ़ते अगली न्यूज अपडेट की ओर। इस खबर में जानेंगे ग्वालियर में कर दी गोडसे की पूजा। हिंदू महासभा ने गोडसे की मूर्ति रखकर कर दी पूजा। पत्रकार बनकर पहुंची पुलिस तो लगा मिला पोस्टर, खाली हाथ लौट आई पुलिस। जी हां दोस्तों, हिंदू महासभा गोडसे को हमेशा ही प्रमोट करती है, हिंदुत्व का एजेंडा चलाती है, काफी विकृत मानसिक चार धारा रखती है हिंदुत्व के एजेंडे के तहत। जिसने हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या की,
उन्हीं को भगवान मानकर उनकी पूजा करती है हिंदू महासभा और हमेशा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के खिलाफ बयानबाजी करते हैं, उनको गलत ठहराने का प्रयास करते हैं। क्या है खबर में जानेंगे। आज ही के दिन 15 नवंबर 1949 को गोडसे और आप्टे को फांसी दी गई थी, ऐसा हिंदू महासभा की ओर से कहा गया और उन्होंने इस मौके पर कल 15 नवंबर को गोडसे की पूजा भी की। खबर विस्तृत में जानेंगे। ग्वालियर में पुलिस और प्रशासन की नाक के नीचे हिंदू महासभा ने महात्मा गांधी के हत्यारे गोडसे की मूर्ति रखकर पूजन कर दिया और किसी को भनक तक नहीं लगी। जब पुलिस को पता लगा तो वह पत्रकारों के भेष में वहां पहुंची, लेकिन मूर्ति की जगह पोस्टर लगा मिला, यानी कि पुलिस के आने की सूचना पहले ही मिल चुकी थी। हिंदुत्व का एजेंडा लेकर चलती है बीजेपी सरकार भी, तो हो सकता है किसी न किसी इंसान ने इनको खबर कर दी थी, इसलिए उन्होंने पूजा वगैरह सारा जो भी तामझाम था वो हटा लिया। तो जब पुलिस वहां पहुंची तो मूर्ति के बजाय उन्हें पोस्टर लगा मिला। इसके बाद पुलिस वहां से खाली हाथ लौट आई, पर पुलिस को लौटते ही हिंदू महासभा ने फिर मूर्ति पूजा और अर्चना शुरू कर दी। इसके वीडियो और फोटो भी जारी हुए, लेकिन प्रशासन के पहुंचने से पहले मूर्ति को वहां से गायब कर दिया गया था। इससे पहले भी एक मूर्ति प्रशासन यहाँ से जब्त कर चुका है। उस मूर्ति को 2017 में बनवाया गया था। इस मूर्ति को वापस मांगने हिमस कोर्ट में याचिका लगा रखी है। तो ये काफी शर्मनाक खबर है। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। इस समाचार में जानेंगे बुरे फंसे गुरु सिद्धू के खिलाफ क्रिमिनल कंटेम्प्ट दाखिल, करोड़ों रुपए के ड्रग्स केस में ट्वीट पर उठाए सवाल, हरियाणा के एजी कल करेंगे सुनवाई। तो काफी ट्रोल होने के बाद ये फैसला लिया गया कि नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ सुनवाई होनी है। कल देर शाम को ही ये फैसला लिया गया हरियाणा के एजी की तरफ से, जो कि आज सुनवाई करने वाले हैं। ये खबर कल ही शाम को पुख्ता हो गई थी। तो जानेंगे खबर में क्या है। पंजाब के करोड़ रुपए के बहुचर्चित ड्रग्स केस में ताबड़तोड़ ट्वीट करने की वजह से प्रदेश कांग्रेस के प्रधान नवजोत सिद्धू कानूनी पचड़े में फंसते नजर आ रहे हैं। सिद्धू के खिलाफ पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के वकील ने क्रिमिनल कंटेम्प्ट पिटीशन दायर की है। इसमें कहा गया है कि सिद्धू के सुनवाई से पहले किए गए ट्वीट कोर्ट की कार्रवाई में दबाव बनाने और अदालत का अक्स खराब करने वाले हैं। इस पिटीशन में सिद्धू के ट्वीट भी लगाए गए हैं। क्योंकि पंजाब में इस समय एडवोकेट जनरल एजी नहीं है, इसलिए पिटीशन हरियाणा के एडवोकेट जनरल यानी एजी के पास दाखिल की गई है। इस पर आज यानी मंगलवार सुबह 11 बजे सुनवाई होनी है, जो कि चल रही है। अगर एजी से मंजूरी मिल जाती है तो फिर हाईकोर्ट में पिटीशन दाखिल कर दी जाएगी। अब देखते हैं, कार्रवाई चल रही है, इसका फैसला क्या आता है। सीएमएन पर हम आपको अपडेट कर देंगे। बढ़ते अगली खबर की ओर। तो अगली खबर में, इस खबर में जानेंगे ड्रग्स केस में नया ट्वीट, एनसीबी की एसआईटी टीम ने छोड़े 3 केस, अब सिर्फ आर्यन, समीर खान और अरमान कोहली केस की करेंगे जांच। तो एनसीबी की एसआईटी टीम ने, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने ड्रॉप किए 3 केसेस मुंब्रा एमडी ड्रग केस, जोगेश्वरी 1 किलो चरस केस और डोंगरी एमडी ड्रग केस को अब एनसीबी नहीं देखेगी। तो जानते हैं खबर में क्या है। एनसीबी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि एसआईटी अब केवल इन 3 मामलों की जांच करेगी, जबकि शुरू में 6 मामले एसआईटी को हस्तांतरित किए गए थे। यह पता चला कि शेष 3 मामलों में कोई विदेशी संबंध मौजूद नहीं थे और उन्हें एनसीबी जांच से हटा दिया गया था। जिन 3 मामलों को छोड़ दिया गया उनमें आरोपियों में कोई जाना पहचाना व्यक्ति नहीं था। तीनों मुंब्रा, जोगेश्वरी और नागपाड़ा में छोटी नशीली दवाओं की बरामदगी से संबंधित मुंबई में दर्ज किए गए थे। तो आपको बता दें कि पहले इन 6 केस की जांच कर रही थी एसआईटी। क्रूज ड्रग्स केस, आर्यन खान केस जो है, समीर खान केस, नवाब मलिक के दामाद का केस है, अभिनेता अरमान कोहली का ड्रग्स केस 4थे नंबर पर है, मुंब्रा एमडी ड्रग केस और 5वें नंबर जोगेश्वरी 1 किलो चरस केस, 6ठे नंबर पर है डोंगरी एमडी ड्रग केस। संजय सिंह कर रहे हैं मामलों की जांच। इन मामलों की जांच एमसीबी के डीडीजी ऑपरेशन संजय सिंह कर रहे हैं। हालांकि इन केस से समीर वानखेड़े को हटाया नहीं गया है। वे आईपीएस संजय सिंह को लगातार इसमें सहयोग करते रहेंगे। इसकी पुष्टि एनसीबी की मुंबई विंग ने एक आधिकारिक बयान में की है। तो इस खबर में जानेंगे, कंगना पर हमलावर हुई शिवसेना, सामना में लिखा, एक आने की भांग पी उन्हें सूझती है ढेरों कल्पनाएं, कंगना के बम से बिखरा भाजपा का नकली राष्ट्रवाद।
जी हाँ दोस्तों, अब शिवसेना ने भी कंगना रनौत पर हमला बोल दिया है। आज़ादी वाले बयान को लेकर काफ़ी सियासत गर्मा गई है। देखते खबर में क्या है। आज़ादी को लेकर एक्ट्रेस कंगना रनौत ने विवादास्पद बयान दिया है। पूरे देश में उनके खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। सोशल मीडिया में लोग जमकर भड़ास निकालने लगे हैं। कई राज्यों में एक्ट्रेस के खिलाफ केस दर्ज हुए हैं। दर्जनों कंप्लेंट दर्ज की गई है। इसी कड़ी में शिवसेना ने शनिवार को पार्टी के मुखपत्र सामना की संपादकीय एक्ट्रेस के साथ भारतीय जनता पार्टी पर भी निशाना साधा है। शिवसेना ने लिखा है कि कंगना बेन रनौत ने एक बम फोड़ा है, इससे भाजपा का नकली राष्ट्रवाद बिखर गया है। शिवसेना ने लिखा है कि कंगन को एक आने की भांग पी और ढेरों कल्पनाएं सूझने लगी है। मतलब कंगना रनौत को लेकर काफी कुछ आलोचना की गई है शिवसेना के मुखपत्र सामना में। बढ़ते अगले समाचार की ओर। तो इस खबर में भी छाई हुई है कंगना रनौत। कंगना रनौत पर भड़के भूपेंद्र हुड्डा, बोले देश की आज़ादी और स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान करने वाली अभिनेत्री पद्मश्री की हकदार नहीं। जी हाँ दोस्तों, अब कुछ ही दिन पहले बीजेपी सरकार ने कंगना रनौत को राष्ट्रपति द्वारा पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित करवाया है, ये सभी लोग जानते हैं। उसी के रिलेटेड भूपेंद्र सिंह हुड्डा का एक बयान आया है जो कि काफ़ी हद तक सही है, रिलेवेंट बयान लगता है। क्योंकि अगर कोई भी देश के खिलाफ विवादास्पद बयान देता है, अपमान करता है, ऐसा व्यक्ति पद्मश्री का हकदार कतई नहीं हो सकता। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा हाल ही में पद्मश्री से पुरस्कृत अभिनेत्री कंगना रनौत पर भड़क गए। उन्होंने अभिनेत्री द्वारा देश की आज़ादी को लेकर दिए गए बयान की कड़े शब्दों में आलोचना की है। हुड्डा ने कहा कि किसी को भी देश की स्वतंत्रता और स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान करने की इजाजत नहीं दी जा सकती, और कोई भी अगर इंसान ऐसा करता है तो वो पद्मश्री के बिल्कुल भी लायक नहीं है। बढ़ते अगली खबर की ओर। तो इस खबर में जानेंगे देश के पहले आदिवासी म्यूजियम के बारे में। 120 साल पहले बिरसा मुंडा को यहाँ कैद कर रखा गया था। आम लोगों के लिए 3 महीने बाद खुलेगा। जी हाँ दोस्तों, झारखंड में खुला देश का पहला आदिवासी म्यूजियम। लाइट एंड साउंड शो के जरिए बिरसा की जीवनी यहाँ दिखाई जाएगी। आदिवासी क्रांतिकारियों के संघर्ष देखने को मिलेंगे। 13 शहीदों की 10 फीट ऊंची प्रतिमा भी दिखेगी। जानते हैं खबर में क्या है। म्यूजियम के मेन गेट से प्रवेश करते ही 120 साल पुराने बने जेल को देखा जा सकेगा। बाई और भगवान बिरसा मुंडा की 25 फीट ऊंची आदमकद प्रतिमा दिखाई देगी। जेल की बनी संरचना को उसी रूप में संरक्षित किया गया है। ब्रिटिश काल में हुआ था इस जेल का निर्माण। इस जेल का निर्माण ब्रिटिश शासन काल में कैप्टन विल्किंसन ने कराया था। यह वही समय था जब यहाँ कैद किए गए आदिवासी क्रांतिकारियों की बढ़ती संख्या के कारण रांची को जिला घोषित किया गया था। वर्ष 1900 में भगवान बिरसा मुंडा को उनके उलगुलान विद्रोह के लिए गिरफ्तार कर यहीं लाया गया था। तो झारखंड में देश का पहला आदिवासी म्यूजियम खुला है। इस म्यूजियम से काफी कुछ आदिवासी क्रांतिकारियों के बारे में, उनकी जीवनी के बारे में नई पीढ़ी को और हम सभी को जानकारी मिल सकेगी। बढ़ते अगले समाचार की ओर। तो अगले समाचार में जानेंगे शिप्रा के किनारे चहल पहल। बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र से 24 घंटे में दिन का तापमान 1.7 व रात का पारा 1.4 डिग्री तक बढ़ा। 20 नवंबर तक तापमान में उतार चढ़ाव जारी रहेगा। बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव क्षेत्र से 24 घंटे में दिन का तापमान 1.7 डिग्री और रात का पारा 1.4 डिग्री बढ़ गया है। इसके अलावा अल सुबह शाम ढलने के बाद चल रही ठंडी हवा का दायरा भी सिमट गया है। मौसम विभाग भोपाल के वरिष्ठ वैज्ञानिक पीके साहा ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र के अलावा 18 नवंबर से पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की भी संभावना है। तो इसी के कारण उज्जैन और शिप्रा नदी के आसपास के इलाकों में कम दबाव का क्षेत्र के कारण तापमान में काफी चहल पहल हो सकती है। तो अब जानेंगे सर्राफा बाजार का हाल, क्या रहा सोने का भाव। तो
तो सोना और भी सस्ता हो गया है। आज फिर सोने के दाम में गिरावट दर्ज की गई थी। इसके साथ ही 10 ग्राम गोल्ड के नए रेट भी जारी किए गए हैं। अगर आप सोना खरीदना है, उसमें निवेश करना चाहते हैं तो हम आपको नए रेट की जानकारी दे रहे हैं। HDFC सिक्योरिटीज के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोने की कमजोर कीमतों और रुपए के मजबूत होने के कारण राष्ट्रीय राजधानी में सोमवार को सोना 82 रुपए की गिरावट के साथ 48,246 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। पिछले कारोबार में यह कीमती धातु 48,328 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुई थी। चांदी भी 208 रुपए की गिरावट के साथ 65,594 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई, जो पिछले कारोबार में 65,802 रुपए प्रति किलोग्राम थी। सोमवार को शुरुआती कारोबार में रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 12 पैसे बढ़कर 74.33 पर पहुंच गया था। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना $1,862 प्रति औंस और चांदी सपाट $25.18 प्रति औंस पर कारोबार कर रही है। आज मार्केट में क्या चहल पहल होती है, उसी के साथ आज शाम तक क्या सोने के भाव निकल कर आते हैं, उसका अपडेट भी आपको CMM पर हम बता देंगे। तो इसके साथ एक लाइक तो जरूर बनता है दोस्तों। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तो अब जानेंगे भारत के अगले 24 घंटे का मौसम का पूर्वानुमान। कैसा रहेगा मौसम का हाल। तो अगले 24 घंटे के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु के कुछ हिस्सों, कर्नाटक, केरल और तटीय आंध्र प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। स्काईमेट वेदर के अनुसार छत्तीसगढ़ के उड़ीसा भागों, तेलंगाना, लक्षद्वीप, दक्षिण मध्य महाराष्ट्र और दक्षिण कोंकण और गोवा में हल्की से मध्यम बारिश संभव है। झारखंड, गंगीय पश्चिम बंगाल, मणिपुर, विदर्भ और अरुणाचल के अलग अलग हिस्सों में हल्की रेंज संभव है। तो इसी के साथ आज के ब्रेकिंग न्यूज़ और लेटेस्ट अपडेट यहीं समाप्त होते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देश और दुनिया की खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए द CMM News 24/7 को और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर रोज की न्यूज़ अपडेट की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। मिलकर अगली लेटेस्ट अपडेट के साथ कल। उसी के साथ विदा लेते हैं आपसे। आपका दिन बेहद ही खुशनुमा रहे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय भारत।